सबसे पहले ये अध्ययन करो। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे कम हैं। यहाँ ज़रूरी है कि हमारा माइंड किस तरीके से चीज़ों को समझने में। मार्केट का रुख जो देख रहे हैं, कभी एकदम तेज़ी, एकदम से ही उसी दिन गिरावट, ये बड़ा एक ऐसा विचित्र समय होता है। एक व्यक्ति मुझे काफ़ी दिनों बाद मिला, मेरा दोस्त है। वो पहले बहुत हेल्थी था, लेकिन अगर वो मेरे सामने खड़ा हो जाए तो वो मेरे से 10 साल बड़ा लगता है ऐसा। लेकिन आपकी नज़र जाएगी 500 के नोट पर, ध्यान रख लेना। और आप क्या करोगे, 500 के नोट के लिए उसे फेंकोगे। वो इस स्टाइल से होता है, रखा रहता है, वो आपका रिंग उसके अंदर नहीं जाता। 2009 से 2023 तक वो 35 रुपये से 50 रुपये जाने के लिए उसे 14 साल लग गए। 35 रुपये का शेयर जी में रहेगा तब तक हमारे अंदर एक खुमार सा चढ़ा रहेगा। हमारी एनालाइज बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं। और जैसे ही वो 10-5 रुपये नीचे गिरेगा, हम टेंशन में आएंगे, रहेंगे। और जब हम विचार अच्छे तरीक़ों से करेंगे, साफ दिल से करेंगे, अपने को बचा कर करेंगे, तो वो विचार हमारे कहीं ना कहीं लक्ष्य तक हमें पहुंचा कर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि आजकल मेरे टूर लगते जा रहे हैं, वहाँ पर आने में ठंड ठंड लग जाती है, इसलिए मेरा गला बैठ रहा है। और अब भी मुझे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है। तो थोड़ी सी अगर आपको आवाज़ भारी सी लगे तो समझना कि मेरा गला बैठ रहा है। फिर आज बात करेंगे सर यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक में काफ़ी बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। 30 रुपये कब जाएगा, 50 रुपये कब जाएगा। और बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनियों की, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या यहाँ ख़रीद के हम फंस तो नहीं जाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। और एनएचपीसी की आज एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर एनएचपीसी की खूबियाँ, कमियाँ, जो भी चीज़ है उसके द्वारा आपके लिए वो चीज़ें प्रस्तुत की जाएगी। आज की बात शुरू करने से पहले, चर्चा करने से पहले, क्योंकि हम यहाँ चर्चा ही करते हैं, आपको पता है, खरीदने बेचने वाली कोई भी चीज़ें यहाँ से नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ, फिर भी कोई भी भगवान नहीं है जो शेयरों को बता देगा बढ़ जाएगा घट जाएगा। पर अनुमान जो है उसे सटीकता तक ले जाने के प्रयास हम आपके रहेंगे, और इस पर हम विचार करते रहेंगे। और जब हम विचार अच्छे तरीक़ों से करेंगे, साफ दिल से करेंगे, अपने को बचा कर करेंगे, तो वो विचार हमारे कहीं ना कहीं लक्ष्य तक हमें पहुंचा कर ही रहेंगे। मार्केट का रूल सबको पता है कि सबसे पहले खुद को बचा कर हमें चलना पड़ता है। हम मार्केट का रुख जो देख रहे हैं, कभी एकदम तेज़ी, एकदम से ही उसी दिन गिरावट, ये बड़ा एक ऐसा विचित्र समय होता है जहाँ पर अचानक से कोई शेयर 20 रुपये हमें दिखाए बढ़कर, और वो तुरंत फिर हमें 10 रुपये गिर के, या 3-4 रुपये गिर के, या फिर 17-18 रुपये गिर कर दिखाए। तो वहाँ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि अभी तो शेयर 10 से 15 रुपये ऊपर था और अब ये वहाँ से भी नीचे आ गया है एक ही दिन में। क्या ऐसा हो गया है? ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी शेयर को अचानक से किसी की वीडियो देखकर टिप्स से ले लेते हैं, और वो अवश्य हमें भाग कर दिखा देता है। तो हम वहाँ उसके काम की प्रतिक्रिया और अपने द्वारा एनालाइज करना भूल जाते हैं। फिर हम उसके तेज़ी में जीना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो तेज़ी में रहेगा तब तक हमारे अंदर एक खुमार सा चढ़ा रहेगा। हमारी एनालाइज बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं। और जैसे ही वो 10-5 रुपये नीचे गिरेगा, टेंशन में आ जाएंगे और इधर उधर खोजना शुरू कर देंगे, क्या हो गया मार्केट में, क्यों गिर रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको हर बार बताकर चलाऊँ, हमेशा बताता रहूँगा, मार्केट सिर्फ चढ़ने का और मार्केट सिर्फ गिरने का काम नहीं है। इन दो पहलुओं में पैसे कमाने का काम जो है वो मार्केट है। इन दोनों स्थितियों को समझा जाए, अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे, कोई एग्जिट नहीं करेगा, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेगा।
जब हमारे सामने एक स्थिति इस तरीके की आती है कि उस व्यक्ति ने या उस ऑपरेटर ने, किसी ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया और वो हमें सुनाई देता है भाई प्रॉफिट बुक करने से मार्केट गिर गई, तो हम उस अवस्था को जान लेते हैं भाई कुछ नहीं हुआ, तो ये तो प्रॉफिट बुक था इसलिए हो गया। लेकिन अवश्य मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट जो होता है हमारी मनी को बढ़ाने के लिए होता है। एक चीज़ होती है कि हमने किसी शेयर को ख़रीदा और उसे वर्षों वर्षों तक नहीं देखा। हम जब तक उस वर्षों तक नहीं देखेंगे तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो शेयर ख़रीदा वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी सिचुएशंस होती हैं। या तो हमारे पास बहुत सारा पैसा पहले पड़ा हो और हर महीने हम सिप लगा रहे हों, तब वहाँ अच्छे शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव को नहीं देखा जाता, क्योंकि निरंतर आप वहाँ पर हर महीना पैसे डाल रहे हो। एक तो ये होगा कि बाहर से पैसा डाल रहे हो और भाई देखेंगे 10-15 साल बाद क्या होगा, है ना। और एक ये होता है कि पैसा हमारे पास बाहर से आने वाला है नहीं, एक ही अमाउंट थी, हमने उसे लगा रखा था, कई शेयरों में लगा दिया, किसी से प्रॉफिट आ रहा है, किसी से लॉस आ रहा है, बस हम उस प्राइस को ऊपर नीचे देख रहे हैं। फिर देखना क्यों है? अगर आपने एक अमाउंट, भाई आपके पास मान लो 2 लाख, 1 लाख, 50 लाख, 20 लाख, कितने भी हैं, और आपको सिर्फ लगाने की वजह है और छोड़ने की वजह है, वो अलग बात है। फिर वहाँ शेयर प्राइस को देखने से टेंशन होती है, चिंता होती है। एक व्यक्ति मुझे काफ़ी दिनों बाद मिला, मेरा दोस्त है, वो पहले बहुत हेल्थी था, लेकिन अगर वो मेरे सामने खड़ा हो जाए तो वो मेरे से 10 साल बड़ा लगता है, ऐसा हो गया वो। मेरे घर वाले पहचान नहीं है तेरा दोस्त कैसा हो गया, तो क्या है, उसको चिंता थी, उसकी पत्नी उसे परेशान करती थी, उसके बच्चे उसका कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये चिंता जो होती है ये माइंड से लेकर पूरे शरीर पर चली जाती है। इसलिए कह रहा हूँ, शेयर मार्केट की रग को पकड़ो, यहाँ उतार चढ़ाव में जीना सीखो। ये होता है, कबूल करो इसको। गिरावट होगी, उछाल होंगे, इसे कबूल करना है, चिंता को बढ़ाना नहीं है। और आपको लगता है कि आपका समय लॉन्ग समय के लिए है, तो वहाँ पर आपको शेयरों के उतार चढ़ाव से टेंशन नहीं लेनी है। और हमारा तो विषय ये है कि हमने दूसरा अकाउंट जब हम खोलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी खोल सकता है वो खोल सकता है। वहाँ पर उन शेयरों को रखना है जिनका फ्यूचर आने वाला है, और कम शेयरों को वहाँ पर रखना है। नया लिंक आ गया है, उसके अंदर से अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो खुलवा सकते हो, एंजल वन का। तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें हम हल्के हल्के सिप भी कर लेते हैं, प्रॉफिट उसके अंदर से हम लेते नहीं। और अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो फिर उसमें से भी कुछ प्रॉफिट लेकर वहीं पर डाल देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे उसको। तो उस रणनीति से भी आगे के लिए हमारा वर्क होता है। तो मेरा साफ मतलब ये है कि आज जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर सरकारी शेयर कभी भाग रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, क्या करें, बड़ी टेंशन हो रही है, और शेयर तो काफ़ी बड़े हुए भी हैं। ये भी वो बोलते हैं कि शेयर जो हैं काफ़ी बड़े हुए हैं। अब जब वो व्यक्ति मुझे कह रहे हैं कि काफ़ी शेयर बड़े हुए हैं, तो अब मैं उनको क्या समझा, उन्हें तो पता है कि शेयर काफ़ी बड़े हैं, कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। पता होने के बावजूद भी फिर हम उस स्थिति पे क्यों आते हैं जिस स्थिति पे हम उस शेयरों को लेने के बाद उसकी गिरावट पर हम टेंशन ले लेते हैं। तो ये एक वो कारण है कि हमारी स्थिति जब तक सही नहीं होगी, जो चीज़ हमें पता है उसको हम कबूल नहीं करते। पता हमें है पर हम फिर भी पूछते हैं कि सर सरकारी शेयर क्यों गिर रहे हैं। भाई जब बढ़ रहे थे तब हमने उनकी तरफ देखा नहीं, है ना, और जब वो गिर रहे हैं तब उनकी तरफ हम देख रहे हैं। या तो हमारी जो पॉइंट है हमने पकड़ लिया उसे ऊपर, या फिर जिन्होंने नीचे पकड़ा है वो सोच रहे हैं यार 10 रुपये कम हो गया, 20 रुपये कम हो गया। जो भी सरकारी शेयर हैं और प्राइवेट शेयर हैं कोई भी ख़राब नहीं है, उसमें कोई सा भी शेयर उठा के देखो जो अच्छे, मैं वो बता रहा हूँ। रेलवे के जितने शेयर हैं जो भाग रहे हैं सारे अच्छे हैं, पर हमारी रणनीतियाँ जो है वो गलत है कि हम उसके अंदर टेंशन ले रहे हैं। बैंक के शेयर हैं वो भी सही हैं, और अधिकतर और जो रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर हैं वो भी सब शेयर हैं, वो भी सब शेयर अच्छे हैं। पर सरकारी जो कंपनी हमारे दिमाग में आ रही है कि सर गिर न जाए, पता आपको है कि ऊपर है, भाई ऊपर है तो थोड़ा बहुत गिरेगा ही। पर रणनीति आपको क्या समझनी है कि इलेक्शन, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सीट लाएंगे इस बार, तो जब ये सरकार आ जाएगी और हमारी इकोनॉमी में हम बड़ा योगदान करेंगे अपना, और नंबर 1 पहुंचने की पूरी उम्मीद से हम वर्क करेंगे,
और अपनी उम्मीद को खरा उतारने के लिए हमारे मोदी जी वर्क करेंगे, तो आपको ये भी समझना है कि आगे जब ये चुनाव, जब सरकार यही आएगी, तो ये सारे शेयर आपको फिर से रंगीनता की तरफ दिखेंगे। तो क्या रेलवे, बैंक, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां, क्या इनके गिरावट में चीज़ें आप गलत देख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सर। सरकारी कंपनियों की बात ही अलग हो गई है। तो वजूद के साथ शेयरों को पकड़ने की चेष्टा लाइए। तो सबसे पहले मार्केट में खुद को समझाना है। सरकारी शेयर भाग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये आपको मुझे भी पता है, पर हम उस पर यकीन करके खुद को हल्के हल्के से बचा कर नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा कि जब आपको लगता है कि मैं फंस ना जाऊं, तो फिर जब आपका 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो 5,000 का प्रॉफिट ले लो। मिनिमम बता रहा हूँ, किसी को 1 लाख का 50,000 का प्रॉफिट ले लो। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो कि सर इसमें अब मैं क्या करूँ? प्रॉफिट आपके हाथ में है। अगर आपको डर लगता है, तब बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मैं मेले की तरफ जाता हूँ, मेले देखने जाता हूँ बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसे लगती हैं कि भाई वो 3 बॉल देंगे 50 रुपये की और उसका प्राइस होगा, और वहाँ गिलास रखे रहते हैं। तो उन 3 बॉलों से सारे गिलास गिरने हैं, गिरते ही नहीं किसी से गिर जाते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है, आप 50 के चक्कर में, पाने के चक्कर में कई पैसे वहाँ लगा देते तो वो मिलता नहीं। इसी तरह एक रिंग होता है, छोटे छोटे से रिंग आपको दे देंगे, वहाँ पर 500 का भी नोट होगा, 100 का भी होगा, 50 का भी होगा, 30 का भी होगा, बिस्कुट भी होगा, नमकीन भी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी नज़र जाएगी 500 के नोट पर। ध्यान रख लेना। और आप क्या करोगे, 500 के नोट के लिए उसे फेंकोगे, वो इस स्टाइल से होता है, रखा रहता है, वो आपका रिंग उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन हमने शुरुआत 500 से करी, हमने शुरुआत वहाँ 10, 20, 30 से करी होती तो शायद उसमें भी हम सफल हो जाते, पर हमारा लालच हमें फंसाता है। तो यही वो मार्केट होती है कि जब आप अपने लालच पे कंट्रोल कर लेते हैं, सिचुएशन को सब समझकर उस पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ अपने को सेव करते हैं, तो दिन प्रतिदिन आपकी अमाउंट हल्के हल्के तो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। इस बात को आज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं, SJVN में क्या करें, NHPC में क्या करें, IRFC, सब पता होने हैं आपको, पर आप उस सिचुएशन को समझते नहीं हैं। तो सारी सिचुएशन को समझिए, सारे शेयर अच्छे हैं, बस रणनीतियों को समझिए, क्योंकि सर अगर रणनीतियाँ आपकी अच्छी बनी रही तो आप डेली भी पैसे कमा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और लंबे समय के लिए भी रख कर कमा सकते हो। इसलिए किसी की टिप्स में काम नहीं करना, लालच की तरफ मत रहें, अपने को बचाने पर और अच्छी अच्छी जो सरकारी कंपनियाँ उनको रखने की चेष्टा 1 साल तो और रहें। 1 साल तक के तो उतार चढ़ाव आएंगी, वहाँ तक तो आप थोड़ा सा झेलें। देखो सर, अब उस शेयर की बात करेंगे जो 35 रुपये से, यानी कि 2009 से 2023 तक, वो 35 रुपये से 50 रुपये जाने के लिए उसे 14 साल लग गए। 35 रुपये का शेयर 50 रुपये आने में 14 साल लग गए, और जब इस 14 साल में कई लोगों ने इसके शेयरों को, उस टाइम वैसे आते थे फिजिकल, मेरे दोस्त के पास भी हैं, काफ़ी शेयर हैं, उसके पापा ने ख़रीदे थे कभी, तो उसके फिजिकल में उसका डिविडेंड आता है, उसका चेक देखता हूँ मैंने कहा जल्दी से करवा ले इसको। तो 14 साल जिस शेयर के अंदर निकल गए, 50 रुपये, यानी 15 रुपये बढ़ा है वो 14 साल में। और उस शेयर के अंदर आपको पता है वो कौन सा शेयर है? NHPC, जो जल विद्युत का एक बड़ा नाम है। उसके अंदर मेरी कई रणनीतियाँ अच्छी लग चुकी है आपको, और वो सफलता के ऊपर है, अपने हाई पर शेयर चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो शेयर 14 साल में 15 रुपये बढ़ा हो और 4 महीने में सीधा 50 को क्रॉस करके 100 पर पहुंच गया हो, यानी 100 पर चल रहा है, यानी कि जो 14 साल में तो सिर्फ 15 रुपये बढ़ा है, 4 महीने में 100 से भी ऊपर हो गया है। तो ये शेयर मार्केट है। जब शेयर देने को आता है ना, तो वो कुछ ही दिनों में आपको पैसा देगा, और जब वो देने को नहीं आएगा, रुला देगा आपको। तो 14 साल से ये शेयर रुला रहा था, और आज हम 2-4 महीने रख कर बोलते हैं सर 10 रुपये शेयर नीचे आ रहा है, 2 रुपये नीचे आ रहा है, 3 रुपये नीचे आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, उस शेयर की बात कर रहे हैं जो एक बड़ी परियोजना के लिए वर्क कर रहा है। हमारे देश में अभी तक जो ऑफशोर, यानी कि अपतटीय इलाके होते हैं, समुद्री किनारे, वहाँ पर कोई भी विंड टर्बाइन इस तरीके का अभी लगा नहीं है, और इसकी प्रक्रिया आपको सालों से चलती हुई देखने को मिल रही है
कि इसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाएगी। अब उस बोलियों को आमंत्रित करने का जिम्मेदारी किसको मिली है? एनएचपीसी को मिली है। और एनएचपीसी भारत स्थित, और ध्यान रखना, भारत स्थित और वैश्विक कंपनियां, बाहर की कंपनियां के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही है। और 17 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। और 17 फरवरी उसकी लास्ट डेट है जो विंड टर्बाइन इस तरीके से स्थापित किए जाएंगे समुद्र के तरफ, तो वहाँ पर 20 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि 20 फरवरी को बोलियां खोली जाएंगी। किन किन कंपनियों ने बोली लगाई है इसके अंदर? टाटा, अंबानी, सीमेंस, आइनॉक्स विंड, सुजलोन एनर्जी या और कोई अन्य कंपनियां बाहर की इधर उधर की हो सकती हैं, सरकारी कंपनियां भी हो सकती हैं। तो हमें उस पर विशेषता रखनी चाहिए कि एक बड़ा जिम्मेदारी एनएचपीसी को, जो जल विद्युत में काम करता है, उसको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो भारत की पहली विंड सौर परियोजना है, ऑफशोर परियोजना है। तो इससे क्या आपको वैल्यू नज़र एनएचपीसी की आ रही है? 13-14 साल 15 रुपये बढ़ना, उस वक्त जो चीज़ें हुई होंगी हमें उसके बारे में नहीं पता, पर इस साल या अगले साल से हमें तो एनएचपीसी के बारे में पता है कि वो किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो क्या क्या चीज़ें हैं, और वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो आपको शेयरों को पहचानने की शक्ति आनी चाहिए, और वो आएगी एक डिटेल वीडियो से और काम को समझकर। भारत की पहली ऑफशोर परियोजना, अपतटीय परियोजना के लिए बोलियां एनएचपीसी 17 तारीख लास्ट डेट है, 20 फरवरी को पता लगेगा। पर आपको ये समझना है कि 2030 के लक्ष्य हमारे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा से करीब 500 गीगावाट की क्षमता हमारा एम है, विश्वास है कि उस तक हम पूरा कर लेंगे। ये आपको समझना है। और एनएचपीसी इस तरीके से 27 गीगावाट आरई की क्षमता से देने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है, वो भी इस परियोजना का एक हिस्सा है। तो यहाँ एनएचपीसी फोकस में है। भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोलियां जो हैं सालाना 50 गीगावाट की आमंत्रित करता रहेगा। हर साल 50 गीगावाट की बोलियां आमंत्रित करता रहेगा। यानी कि हर साल परियोजना खुलती रहेंगी, परियोजना मिलती रहेंगी। अब थीम चल रही है 2030 के लक्ष्य को पकड़ने के लिए, और वो होगी रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसके अंदर मैं आपको पूर्णतया समझा चुका हूँ कल की वीडियो में भी कौन कौन सी वो कंपनियाँ साथ दे रही हैं। पर उस साथ देने की रणनीतियाँ हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो आज बताई है, जहाँ 500 गीगावाट की क्षमता और उसके अंदर आपको एनएचपीसी अपनी परियोजना के साथ बढ़ते हुए कदम के साथ आगे बढ़ने वाली स्थितियाँ, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग रही है। और अगर आपको लगता है कि 500 गीगावाट का जो क्षमता है किस किस द्वारा से मतलब वहाँ पर उसे पूरा किया जाएगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 280 गीगावाट तो सौर ऊर्जा से। अब जब मैं सौर ऊर्जा का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, इस तरीके के शेयर आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि 280 गीगावाट की चीज़ें सौर ऊर्जा से उत्पन्न करना की जाएंगी, जो 500 गीगावाट का हिस्सा होगा। आप उसके अंदर एनटीपीसी, एसजेवीएन, क्योंकि ये भी सब सोलर की तरफ भी वर्क कर रहे हैं, एनएचपीसी, और 140 गीगावाट की जो क्षमता उत्पन्न की जाएगी वो की जाएगी पवन ऊर्जा से, जिसके अंदर सीमेंस हो गया, जिसके अंदर अडानी ग्रीन हो गया, जिसके अंदर आइनॉक्स विंड हो गया, जिसके अंदर सुजलोन हो गया, जिसके अंदर टाटा पावर हो गया, जिसके अंदर एसजेवीएन हो गया, है ना, जिसके अंदर एनएचपी हो गया, और कंपनियां सरकारी प्राइवेट मिलकर इस तरीके की लक्ष्य को पूरा करेंगी, जिसका हिस्सा होगा 280 तो सोलर पर और 140 पवन पर और बाकी अन्य से। तो ये आपको समझना है कि सोलर और पवन पर तो आपको दिमाग लगा कर चलना है। अभी बीच में मुझे किसी ने कहा था सर आइनॉक्स विंड ना 500 से नीचे आ गया, गिर भी गया था काफ़ी। तो मैंने आपको पहले बताया था आइनॉक्स विंड की क्षमता बहुत आगे की तरफ की है। कुछ शेयर छोटे मोटे हमें गुमराह कर देते हैं आगे की तरफ जाने के लिए। फिलहाल मेरा तो सर जो चैनल है आपको वास्तविकता से चीज़ें प्रदान करने का है।
अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी तक वर्तमान में NHPC की जो क्षमता है वो कितनी है, हमें वो भी पता लगनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी शेयर अपने हाई पे चल रहा है और 1 लाख करोड़ इसने अपनी मार्केट कैप को भी टच कर लिया है। ये एक बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये भी आपको समझना है। NHPC की वर्तमान जो क्षमता है 7097.2 मेगावाट की है, जिसके अंदर जल विद्युत की क्षमता 6971.20 मेगावाट की है और 22 पावर हाइड्रो स्टेशन से इस ज़रूरत की चीज़ों को ये पूरा करता है। यानी कि इतनी क्षमता ये 22 हाइड्रो पावर के प्लांट हैं इसके, यानी पावर की चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें पूर्ण करता है। तो ये भी आपको समझना है। अभी हाल ही में इसने 2 चीज़ों में और कदम रखा है, एक तो सोलर पे और एक रखा है इसने पवन पर। तो सोलर की इसकी जो क्षमता है वो करीब 76 मेगावाट की है, जो 2 परियोजना इसके पास ही अब भी करता है, जिसकी 76 मेगावाट की है और 50 मेगावाट की एक परियोजना पवन पर भी चल रही है। ये इसकी अपनी पर्सनल है, लेकिन मैं भी आपको मैंने अपतटीय इलाके की तरफ जो बोलियां आमंत्रित करने के लिए बोला है, तो वो और कंपनियों से करवाएगा ये, है ना, तो उसका जिम्मा सौंपा गया है। तो ये एक बड़ा योगदान अपनी क्षमता का देता है। वर्तमान में ये करीब 7097.2 मेगावाट की क्षमता रखता है, तीनों से, RE और अपनी पावर के क्षेत्र से। तो ये एक बड़ा कदम के साथ हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर NHPC अपनी हाइड्रो से और RE से करीब 25,000 मिलियन यूनिट उत्पन्न करता है। इतनी इसकी क्षमता है, प्रत्येक वर्ष करता है इतनी, है ना, सालाना दर पर 25,000 मिलियन यूनिट। तो मेरी जितनी भी वीडियो आपको होगी एक वजूद की तरफ होती है, और कभी कभी मैं आपको कई शेयरों की वीडियो बनाकर दिखाता हूं जो जल्दी में दिखा देता हूं। तो आप ये मत सोचो कि वो जल्दी में वीडियो बनाई गई है, उनके सारे तथ्य को पहले मैं अपने में समा लेता हूं, है ना। नहीं तो मैं एक एक शेयर पर भी एक घंटे तक आपको वो चीज़ें समझा सकता हूं, पर एक शेयर पर इतनी देर तक बोलना, फिर आप कहोगे सर मैं बोर कर दिया, नींद आ रही है, तो ये चीज़ें भी हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो मुझे किसी ने आज फ़ोन किया मुंबई से, सर NHPC के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बता दो, मैंने आज वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो इसलिए मैंने आज आपको NHPC का बताया। कल को ये भाग के दिखाया, गिर के दिखाया, ये चीज़ों में नहीं उलझना है। लक्ष्य देखो कि आगे कितनी परियोजना के लिए वर्क कर रहा है, और भारत के 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसका भी हिस्सा बनने के लिए NHPC तैयार है। तो हमें वो समझना है। देखो सर, इसकी 2 परियोजना पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ। एक तो सुबनसिरी, और आपको सुबनसिरी के बारे में मैं पहले बहुत विस्तार में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में इनकी जो ये सुबनसिरी परियोजना करीब 2000 मेगावाट की है। और अगर आपको पता लगे कि भारत की सबसे जल विद्युत की परियोजना जो ये पे काम कर रहा है वो कहाँ पर है, वो दिबांग परियोजना है, और वो चीन की सीमा से पहले है, मतलब चीन की सीमा पे आसपास है, जो भारत में आती है सीमा। तो वो ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि वो इनकी एक बहुउद्देश्य परियोजना है, जो देश की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना है, वो परियोजना है, मतलब जो करीब 2880 मेगावाट की है। लग तो काफ़ी साल जाएंगे इस परियोजना में, पर अगर ये चीज़ें 14 साल जो शेयर 15 रुपये बढ़कर दिखाए और करीब 4 महीने में वो आपको 100 के पार देख कर दिखाए, और हम उसे देख रहे हैं कि वो अगले 4 महीने में फिर 300 पहुंच जाए, ये हमारे लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुबनसिरी 2000 मेगावाट और आपकी दूसरी दिबांग जो परियोजना है वो है 2880 मेगावाट। तो जब ये दोनों परियोजना के मेगावाट आपस में मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4880 मेगावाट तो इससे जुड़ जाएगी, और 7097 मेगावाट ये पहले उत्पन्न कर रहा है। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, करीब 11,000 करोड़ से भी 11,000 मेगावाट से ज़्यादा इनकी क्षमता आने वाले सालों में हो सकती है। तो ये 2 परियोजना को मत भूलना, क्योंकि इनमें से आपको जब ये होती हुई दिखाई देगी तो बड़े उद्देश्यों के साथ दिखेगी। अब बात करेंगे इसके रिजल्ट की, और रिजल्ट आ रहा है 12 फरवरी को।
उम्मीद है रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले बार भी इनका प्रॉफिट और सेल भी अच्छी थी। जो सितंबर 2023 में करीब 2,931 करोड़ तो इन्होंने सेल और 1,693 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 1,693 करोड़ का प्रॉफिट किया था एनएचपीसी ने सितंबर 2023 में। अब दिसंबर की चीज़ें आने वाली है तो वहाँ पर भी इसके रिजल्ट देखे जाएंगे। देखो सर, बहुत से लोग ना रिजल्ट आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रिजल्ट के लिए जी रहे हैं। रिजल्ट अच्छा देख लिया खुश हो जाएंगे, अगले दिन शेयर ही नहीं बढ़ता। रिजल्ट बेकार देख लिया दुखी हो जाएंगे, अगले दिन शेयर बढ़ जाता है। और रिजल्ट का चीज़ें 1 से 2 दिन असर डालती है। अगर वैल्यू जान लोगे तो सब कुछ अच्छा होने वाला है ना। तो अब इसका रिजल्ट पे भी आपको दिमाग लगा लेना चाहिए। देखो सर, इसके अंदर अब आपको देखना पब्लिक बहुत कम रह गई है। पब्लिक की तरफ अगर हम नज़र डालें तो वो करीब 6.73% है। प्रमोटर इसके अंदर 70.95% है। फाइज इसके अंदर 7.38% है। डीआईज इसके अंदर 13.42% है। और थोड़ी सी गवर्नमेंट और है इसके अंदर जो करीब 1.53% है। और पब्लिक कितनी रह गई है? 6.73%। यानी पब्लिक ने ऊपर जाते जाते शेयर को इसलिए निकाल दिया कि ये शेयर आपको हमको 14 साल तक रुलाता हुआ देखने को मिला। अब आप कहोगे ये 14 साल तक रुलाए कैसे देखने को मिला? क्योंकि इसका चार्ट हमने देखा। तो यहाँ आता है चार्ट इस तरह से देखा जाता है कि हमें पहले बीती हुई चीज़ों को तलाश करना पड़ता है कि वो कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, कहाँ अपनी चीज़ों को दिखा रहा है, कहाँ पर किस टाइम क्या रेट था, किस वजह से शुरू हुआ था, कहाँ से ये सारी चीज़ बीती हुई चीज़ हम चार्ट में देखते हैं, ताकि उससे हमें एक अनुभव मिलता है, एक अच्छी चीज़ मिलती है। तो मैं वहाँ पर चार्ट का यूज करता हूँ। बाकी तो मैं सारी चीज़ काम पे डिपेंड करता हूँ सर। तो आज की वीडियो से एनएचपीसी के आपको क्या सीखने को मिला, एक बार ज़रूर मुझे बताना। अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का सवाल 30 रुपये कब जाएगा, 50 रुपये कब जाएगा? पता आपको भी है, जल्दी से वो जाने वाला नहीं है। मैंने यस बैंक के ऊपर कई ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी वीडियो बनाई है। उन वीडियो को ही समझो तो दोबारा इसके अंदर आपको पूछने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आपने जो शेयर लिया है उस उद्देश्य से लिया है कि ये 30, 25, 50 कब जाए। उस उद्देश्य से कोई सा भी शेयर लोगे ना, ये टारगेट हो गया आपका कि मैं तो 30 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ। और जब आप 30 रुपये के हिसाब से ले रहे, फिर सिचुएशन को नहीं समझ रहे ना। वहाँ पर आप कुछ चीज़ ले रहे हो कि मैं तो 30 रुपये के हिसाब से लूँगा। क्या आपने उसकी वो सारी चीज़ें समझी हैं कि एसबीआई ने सबसे ज़्यादा इस बैंक को संभाल रखा है, एलआईसी भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है। क्या आपने वो सोचा कि इस बैंक को उन्होंने संभाल रखा है? वो भी तो अपने चीज़ों को देखेंगे बाद में। रिजल्ट अच्छा आने के बाद काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आ गई थी, अब तो यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। क्या आपने मेरी वो चीज़ें समझी कि इसके जो बैड लोन है उसके लिए वर्क हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति की ओर हो रहा है? वो सारी चीज़ें काफ़ी दिनों तक आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। और जब इसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कर्जे उतर जाएंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, लोग कहते हैं सर वहीं पहुँच जाएगा। और मैंने आपको 2 बार उदाहरण दिया है कि एक कंपनी ताज़ा निकली है और एक कंपनी बहुत पुरानी है लेकिन वो काफ़ी नीचे है। तो वहाँ ताज़ा वाली कंपनी ज़्यादा वैल्यूबल रखती है, क्योंकि उसके पास कर्जा गुर्जा कुछ नहीं होता। और दूसरी कंपनी में वो गिरा इसलिए कि उसका मैनेजमेंट ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो दूसरी में तो ऐसा होता नहीं, पहली वाली में, ताज़ा वाली में तो वो अपने वजूद को बढ़ा सकती है। और जो गिर के अपने वजूद को बढ़ाता है वो अपनी बीमारियों को दूर करता है पहले। तो यस बैंक अपनी बीमारियों को दूर कर रहा है। पॉजिटिव तो है, पर पॉजिटिव तो इसने बीच में भी दिखा दिया था आपको। हमें इसको अगर आपको 30-50 में देखना है ना, तो फिर से बार शेयर प्राइस को नहीं देखना है। पहला सबक तो ये सीख जाओ, किसी भी शेयर से उम्मीद लगाना छोड़ दो, किसी भी शेयर को टारगेट वाइज लेना छोड़ दो। किसी भी शेयर को लेने से पहले उसके बारे में जानना ही पड़ेगा आपको। बिना जाने किसी के शेयर को लेना नहीं। एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, एचडीएफसी बैंक हो, एलआईसी हो, उसकी रणनीति अगर आपको नहीं पता है तो क्यों वो शेयर भी अच्छे होने के बाद भी आपको लॉस देकर जाएंगे, क्योंकि आप उसकी रणनीतियों से वाकिफ़ नहीं हो। मेरा चैनल अलग है, इसलिए आपको अलग अलग चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यही चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो मैं मानता हूँ काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमें तो वजूद चाहिए। और आप और मैं वजूद के लिए काम कर रहे हैं। बिना वजूद के लिए कुछ भी नहीं होता। आप देख लेना,
जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती जाएगी तो उसके अंदर की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, वो आप समझना। तो गिरती हुई चीज़ में तो सभी निगेटिव हो जाएंगे, उड़ती हुई चीज़ में सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और इन दोनों चीज़ों में जो समान हो रहा है, जैसे पॉजिटिव हो गए तो हम पॉजिटिव हो गए, गिरा तो हम निगेटिव हो गए, तो इस पहलू में जो जिएगा वो शेयर मार्केट को कभी नहीं जी पाएगा। आसान बहुत है पर हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। तो सरकारी जितने भी कंपनियां हैं बेस्ट हैं, अब थोड़ा सा इसे स्वस्थाने का टाइम भी दो और आगे की रणनीतियाँ इलेक्शन की समझो। हमारे मोदी जी दोबारा अगर आ गए तो फिर इन कंपनियों की बल्ले बल्ले ही आप समझ ही लेना। ये तो सबको पता है ना, ये सबको पता है, लेकिन हम तो आज ही पैसा लपेटने के चक्करों में हैं। तो इन्वेस्ट करने के तरीके बदलो सबसे पहले, और उसकी खोजबीन करना सीख लो। सबसे पहले खुद को बचा कर चलो। अगर आपको लगता है शेयर काफ़ी ऊपर है तो अपना प्रॉफिट देखो, अगर आपको लगता है बहुत ऊपर जाएगा तो होल्ड करके बैठे रहो। शांति सी बात है ना। तो NHPC की वीडियो से आज आपको क्या समझ में आया, ये आपको समझ आना है मुझे। यस बैंक की उम्मीदें ज़्यादा मत लगाओ, टारगेट सेट मत करो ऐसे शेयरों में। बस आपको पॉइंट पकड़ने हैं, पॉइंट पे काम करते जाओ। शेयर आज गिर गया कल बढ़ गया, इसमें खोओगे तो मैं तो कहता हूँ पूरी ज़िंदगी इसमें रह जाएंगे हम। हमें होना है दूसरों से अलग, है ना। तो रणनीति पे काम करना सीखो। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई आपको धोखा दे ना पाए, और कोई भी आपको अपने लालच से किसी भी शेयर के अंदर एंट्री करा ना पाए। तो अपने को सबसे पहले सेव करो, शेयर मार्केट की बारीकियां समझना सीखो, और न्यूज़ को पढ़ना सीखो, और कंपनी क्या क्या चीज़ें आगे कर रही हैं वो सारे अध्ययन करो। वो आपको बिल्डअप करेंगे। बल्कि टिप्स आपको एक बार दो बार बिल्डअप कर सकती है, लेकिन टिप्स देने वाला ही चला गया तो आपको आगे की रणनीतियाँ कैसे सफ़र आप तय करोगे, सबसे पहले ये अध्ययन करो। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे कम हैं। यहाँ ज़रूरी है कि हमारा माइंड किस तरीके से चीज़ों को समझने में अपना दिमाग लगाता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।